बिखराव अपने मुल्क का देखा नहीं गया, बिखरा भी इस तरह के समेटा नहीं गया। क्या बात। एड़ी पे नाचती रही आज़ादियों की धूप, लेकिन हमारे सर से अंधेरा नहीं गया। खूने दिल खूने जिगर मांगते हैं शेर मियाँ, शिद्दते इश्क या फिर शिद्दते नफ़रत लाओ। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी पॉडकास्ट की मेहमान हैं मिस अनम जामी, जो कि उभरती हुई शायरा हैं, जिन्होंने अपनी शायरी में जिनकी शायरी में मोहब्बत भी है, दर्द भी है, इश्क भी है, और उनकी शायरी में मुआशरे की कासी भी होती है। आज हम उनसे जानते हैं उन्होंने किस तरह हमने अपने कैरियर को आगाज़ किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनकी शायरी सिर्फ़ अल्फाज में नहीं बल्कि दिलों में भी असर रखती है। आज हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने कैरियर का आगाज़ किया। गुफ्तगू का आगाज़ हम उन्हीं के एक शेर से करते हैं। जाने मन तेरे इंतज़ार में हम, जाने मन तेरे इंतज़ार में हम, अपनी आंखें बुझा के बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। मिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप इतनी दूर से स्पेशल टाइम निकाल के, वो भी संडे के दिन फैमिली टाइम होता है, आप हमारी इस पॉडकास्ट में आई, इसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। आपका शुक्रिया, आपने दावत दी। मिस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना इंट्रोडक्शन करा दें, जी। और आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और आपका ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? जी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ऑनर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। आफ्टर दैट आई started my career as a content writer, and right now I am a creative manager in a company, माहिर कंपनी। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है तो बचपन से ही शगफ़ तो होता है, तो मतलब इंक्लिनेशन थी ही। तो बस फिर जब थोड़ा फरागत हुई स्टडीज़ के बाद, तो किताबों की तरफ रुझान बढ़ा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखने की वो जो तरफ भी शायरी आई। स्टार्ट होती है, जब वो किताबों में फूल रखने का एक सफ़र स्टार्ट होता है, जी। वहाँ से शुरू किया सफ़र, या फिर किसी से मुतासर होकर आपने इस सफ़र को आगाज़ किया? बेसिकली ना मैं बहुत हसास थी, और मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को बचपन से ही, और मैं अपने इर्द गिर्द जो होने वाले मसाइल थे ना लोगों के, नफ्सियाती मसले और वो उनकी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स किसी भी तरह की, मैं उनको उनको लेके के ना बहुत ऑब्जर्वेंट थी, यानी मेरा मुशाहिदा बहुत था उस चीज़ का। तो फिर मुझे ये शायरी में आउटलेट मिली बेसिकली उसमें। तो अगर मुझे कहें कि मुझे मोहब्बत हुई थी तो मैंने शायरी लिखना हाँ जी, शुरू की, नहीं मेरा वो ऐसी वाला बात मसला नहीं। नहीं था। मेरी शायरी ज़्यादातर है भी दुख पे, मोहब्बत तो है ही नहीं उसमें। मोहब्बत है ही नहीं है बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत कम। आपके नज़दीक कामयाबी का क्या राज है? कामयाबी किसको कहते हैं? कामयाबी इनर सेटिस्फेक्शन होती है। देखिए, अगर आपने अ, सोचा है कि आपने किसी चीज़ को अनफोल्ड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, और फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद कोई एक्शन भी लेना है, उस एक्शन से आपने कोई सेटिस्फेक्शन ड्रॉ करनी है, तो ये स्टेजेस हैं कामयाबी की, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको पता हो आप करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। आप अंडरस्टैंड कर लें। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी होती हैं, कुछ आपका मुआशरा आपके अंदर डाल देता है, कुछ जुस्तजू किसी चीज़ की। तो बस फिर उस चीज़ को पहली स्टेज आइडेंटिफ़ाई करना, और फिर उसको सरअंजाम देना, आइडेंटिफ़ाई उसके करके लिए स्ट्रगल उसके स्टार्ट, लिए अपना शेयर देना दुनिया में। तो वो मेरा ख़्याल है कामयाबी है। कि जी। अपने हिस्से का आप काम करते जाएं, सोसाइटी अपने के लिए, हिस्से की माशरे के शम्मा लिए। तो जलाते जाते। अहमद फराज। क्या बात। अब इस कभी सोचा कि अगर आप जिस जगह पे आप हैं अभी, हुँ। एक कामयाबी की स्टेज है, तो क्या नाकामी से भी डर लगता है? मैं तो इसे कामयाबी गर्दानती नहीं ना। अब मेरा मुख्तलिफ़ अंदाज़ है ज़िंदगी को देखने का। मुझे लगता है कि वो मेरा एक शेर है कि हम तो आए हैं असीरों की हिफ़ाज़त के लिए, वाह। हम हम तो आए हैं असीरों की हिफ़ाज़त के लिए, गरचा ज़िंदान में लगते हैं गिरफ़्तार से हम। तो असीरों की हिफ़ाज़त, जो लोग यहाँ ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, या किसी भी सूरत में, तो मेरे इर्द-गिर्द ऐसे जो भी लोग होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए बाइसे राहत बनूँ। वो फ़ाइनेंशियल हेल्प हो सकती है किसी तौर से, चाहे वो ₹100 देना है। अगर मैं उस काबिल हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे उसकी इस्तिताअत दी है। वो किसी की बात सुन लेना है, अगर वो परेशान है तो। वो किसी को आउटलेट दे देना है, जैसे अगर मेरा कोई शेर सुनकर कोई, जैसे अक्सर ना नुसरत की कव्वाली सुनो तो आपको लगता है यार ये बात तो मैं कह ही नहीं सकता था और तरह से,
ये मेरे अंदर थी लेकिन मैं कह नहीं सकता था, तो वहाँ पे आपको सेंस ऑफ रिलीफ मिलती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मेरा शेर सुनकर किसी को लगता है कि यार मैंने अपनी बात कह दी, तो किसी वो के जज्बात जो हैं वो आप उसकी तर्जुमानी हो गई, तो वो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है। मिस आपने असीरों की बात की, हम्म, हमने हिस्ट्री में देखा है कि जो माशरे का सोचते हैं, जो अच्छे शायर हैं, जो माशरे की कासी करते हैं अपने अल्फाज से, तो उनको भी हमने कैद में देखा है। तो अगर आप माशरे की बात करेंगी, सच्चाई की बात करेंगी अपनी शायरी के थ्रू, तो फिर आपको तो खुद असीर होना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हैं? अच्छा, आप तो गमे दौरा की बात कर रहे हैं ना, वो एक स्टेज है, ठीक है। मैं तो अभी उस काबिल हूँ भी नहीं कि इतनी बड़ी बात कर सकूँ। अलबत्ता अभी मैंने कुछ जसारत की थी कुछ मुल्क पे शायरी लिखने की, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको जी जी, बिल्कुल सुनाती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रोग्राम में नाजरीन को एक अच्छी शायरी या अच्छी बात सुनने को मिलेगी आपके थ्रू। बिखराओ अपने मुल्क का देखा नहीं गया, वाह, बिखराओ अपने मुल्क का देखा नहीं गया, बिखरा भी इस तरह के समेटा नहीं समेटा गया। नहीं गया, क्या बात, एड़ी पे नाचती रही आज़ादियों की धूप, वाह, एड़ी पे नाचती रही आज़ादियों की धूप, लेकिन हमारे सर से अंधेरा नहीं गया। कमाल। सीना पटक रहे थे मेरे गुलसितां के पेड़, सीना पटक रहे थे मेरे गुलसितां के पेड़, लेकिन चमन से कोई परिंदा नहीं परिंदा गया। नहीं। तो बेसिकली ये जो आखिरी शेर है, पहले दो अशार पे बात नहीं करूँगी मैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। जो आखिरी शेर है वो ब्रेन ड्रेन पर है। सीना पटक रहे थे मेरे गुलसितां के पेड़, जैसे हमारी मौशत यानी इकॉनमी सफ़र कर रही है और उसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवान हमारे मायूस पढ़े होके। लिखे नौजवान बाहर जा रहे हैं। तो ये असल में हो तो इससे मतलब ऑपोजिट चीज़ रही है कि लोग जा रहे हैं, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि सीना पटक रहे थे मेरे गुलसितां के पेड़, लेकिन चमन से कोई परिंदा नहीं गया। तो अभी इस तरफ थोड़ा रुझान हुआ है। लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, इनकलाबी लिखने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि लोगों में सिर्फ जज्बात को ऐसे उभारा जाए जिससे कि नेगेटिव इमोशंस हों और डिस्ट्रक्शन हो। आप वो कहते हैं ना, बीकन ऑफ होप भी बन सकते हैं, हम मशाल राह भी बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई वो सलाखों के पीछे ही जाए, कोई ऐसी बात करके। लेकिन वो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो हक और सच की बात करता है तो डेफिनेटली उसके फिर समरात तो मिलते हैं, वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। और शेर मैंने कहा अभी इस पे, वतन मेरा भी हो जाएगा अपने नाम सा एक दिन, वतन मेरा भी हो जाएगा अपने नाम सा एक दिन, अभी कुछ लोग जिंदा हैं, अभी उम्मीद बाकी है। बहुत कमाल। तो आपके सवाल अभी का कुछ लोग जवाब जिंदा है, हैं, अभी कुछ उम्मीद बाकी है। बहुत हाँ। कमाल। तो अभी आपके सवाल का जवाब दिया है कि हर किसी के साथ ही ऐसा नहीं होता, अच्छे लोग भी मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने ये रंग बिरंगी दुनिया रखी है। तो आपको अपनी डायरेक्शन सही रखनी है और अपनी जो इंटेंसिटी है उसको माहौल के मुताबिक रखना है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मसला होगा। मिस, हमारी ख्वाहिश है कि जो आप सोच रही हैं ऐसे ही हमारे माशरे में, हमारे नौजवानों में ये इंशाल्लाह। उम्मीद की किरण बाकी रहे, जी ताकि वो इसी मुल्क में स्ट्रगल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल। मिस, शायरी की बहुत सारी इकसाम है, जैसा कि गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, रबाई है, दुआ है, बेशुमार इसकी इकसाम है। तो आपका फोकस किस पे है? अब गज़ल लिखेंगी या दोहा लिखेंगी, मरसिया लिखेंगी, इस पे अभी कुछ सोच रही हैं? अभी तो गज़ल ही कहती हूँ मैं, गज़ल कहती हूँ, फ़र्द कहती हूँ, या फिर कोई कता कह लिया। तो अभी उस तरफ तो मैंने कोई तवज्जो की ही नहीं, ना उतना पढ़ा, क्योंकि लिखने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ता है। तो उतना फिर जब पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर। तो मिस, मुझे अपनी कोई मशहूर गज़ल जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, मशहूर सुनाओ। जो आपको सबसे ज़्यादा, जो आपके दिल पे असर रखती हो, वो हमारे नाज़रीन के भी दिल में असर करेगी इंशाल्लाह। वुस्अते अफलाक से तो आशनाई हो गई, वुस्अते अफलाक से तो आशनाई हो गई, आपका छत छीनना मेरी भलाई हो गई। हम फ़कत खामोश अपने दर्द के बाइस थे दोस्त, हम फ़कत खामोश अपने दर्द के बाइस थे दोस्त, कौन जाने चुप हमारी कब दुहाई हो गई। वाह, बहुत आला। और एक और शेर है इसी गज़ल का कि हम फ़कीर उजरत के तालिब कब हुए हैं जाने जा, वाह,
हम फ़कीर उजरत के हम तालिब। फ़कीर उजरत के तालिब कब हुए हैं जाने जा, आपकी बस एक नज़र अपनी कमाई हो गई। क्या शुक्रिया। बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। शायरी जो है ना एक तख्लीकी अमल है, एक क्रिएशन है जो इंसान के माइंड में अल्लाह की तरफ से होती है। तो आप इसकी गहराई में कैसे उतरती हैं? अच्छा, ये कहा जाता है कि शायरी इल्हामी होती है, लेकिन मेरा जो अपना रहा है इसमें एक्सपीरियंस, वो ये है कि आपका जो लाशऊर है, इट इज़ लाइक इट कीप्स ऑल द सिम्बल्स दैट यू एक्सपीरियंस इन लाइफ। आपका शऊर चीज़ों को परसीव करता है और आपका लाशऊर उसके सिम्बल्स, इस्तिआरे क्रिएट करता है। और शायरी बेसिकली इस्तिआरे ही हैं, ज़िंदगी का इस्तिआरा है शायरी, ठीक है, बिल्कुल एक ठीक। तरह से। तो वो सिम्बल्स आपके लाशऊर में बनते रहते हैं, ठीक है। और फिर कोई एक इंटेंसिटी ऑफ इमोशन आती है, वो कहते हैं ना कि मेरा ही शेर है, कहते नहीं है, कहती हैं। जी, जी, फरमाएँ। खूने दिल खूने जिगर मांगते हैं शेर मियाँ, खून दिल, खून खूने जिगर। जिगर मांगते हैं शेर मियाँ, शिद्दत इश्क या फिर शिद्दत नफ़रत लाओ। वाह! तो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन में वो जो सिंबल्स हैं ना, वो किसी थॉट को प्रोसेस कर लेते हैं, और वाह! बहुत प्रोसेस खूबसूरत। करके वो एक शेर की शक्ल में बन जाते हैं। फिर वो आपको लगता है कि आपको शेर हो गया, लेकिन बेसिकली वही। वो आपके जहन में सब कुछ मौजूद था। वो प्रोसेस इस तरह हुआ। आप उसको अल्फाज में कह लेंगे, कोई उसको नसर में कह लेगा, कोई इसको गा के कह देगा, कोई रो के कह देगा, शायर शेर में कह देता है। ये रोने से याद आया कि आपको भी कभी शेर लिखते हुए कभी रोना आया? हाँ जी, एक शेर लिखा था मैंने कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना एक ख़ातून जो बहुत करीबी थी, उन पे उनकी कोई ज़िंदगी बहुत मुश्किल देखी थी। तो उसमें इस्लाम को गलत प्रोजेक्ट करके औरत को जैसे कन्फ़ाइन पोर्ट्रेट कर किया दिया जाता है। जाता है, उसके हकूक़ को आप कन्फिस्केट कर लेते हैं। तो वो एक शेर था जो लिखते हुए मैं वाक़ई बहुत उदास थी कि अपने मुआमलात में तो फ़िक्र है न ज़िक्र, अपने मामलात में। अपने मुआमलात में तो फ़िक्र है न ज़िक्र, औरत पे आई बात खुदा याद आ गया। ओए होए, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। तो ये इधर मुझे ये जो तकलीफ़ दे मरहला था, इस पूरी थॉट को प्रोसेस करना और फिर उनको लफ्ज़ों का जामा पहनाना। जो शायर हैं और आम नज़र में ये देखा या समझा जाता है कि शायर जो होता है ना वो तन्हाई पसंद होता है। वो तन्हाई में अपने बात को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को लफ्ज़ों का रंग देता है। तो आप तो टिकटॉक पे भी हैं, जी, तो इसका कंपैरिजन ये आज के दौर के असरात हैं कि या इसमें सच्चाई है? एक चीज़ कही जाती है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, लोग पूछते हैं, ठीक है। शायर जो होता है ना, वो इंट्रोवर्ट नहीं होता नॉर्मली, वो सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। वो उन लोगों से बात करता है जो उनकी बात समझ सकते हैं, ठीक है, जो उसकी ज़ुबान समझते हैं, ज़बान समझते हैं। जैसे कि आपने मुझे कहा कि मैं टिकटॉक पे हूँ, तो टिकटॉक पे मेरे साथ वो कम्युनिटी है जो ये बात जो मैं कह रही हूँ, जिन मौज़ूआत पे बात कर रही हूँ, वो मौज़ू पे सोचते हैं, वो उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सुनी जा रही हूँ, आई एम हर्ड। उसका असर लेते हैं। आई एम हर्ड। तो आई एम सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट। बेसिकली टिकटॉक और ये सोशल मीडिया पे आने की वजह भी यही थी। मैं ख़ुद जब मैंने उर्दू लिटरेचर को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मुझे लगता था कि मेरे इर्द गिर्द लोग नहीं हैं जिनको, अगर मुझे कोई शेर बहुत पसंद आ गया, जैसे कि परवीन शाकिर का एक शेर है, वो ऐसे मेरे जहन में ना घूमता है, इट्स लाइक अ माइलस्टोन फॉर मी दैट आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट समडे। वो शेर है कि कासाए दीद में बस एक नज़र का सिक्का, कासाए दीद में बस एक नज़र का सिक्का, हम फ़कीरों की कनात से तुझे देखते हैं। बहुत खूबसूरत है वाकई। खूबसूरत शेर है। तो मुझे होता था कि अब मैंने ये पढ़ा है, किसी को सुनाती हूँ, किसी को बताती हूँ, वो भी कहे कि हाँ हाँ क्या कमाल है, शायर ने शेर कह दिया। और यहाँ पे किताब पकड़ी और मतलब किसी को ढूंढती थी कि कोई किसी को बताऊँ कि यार देखो इसने कितना कमाल कहा है, इसने कैसे कहा है। तो वो जो लोग थे ना जिनसे मैंने बातें करनी थी, जब वो मुझे अपने इर्द गिर्द नहीं मिले ना, तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे ढूंढ लिया, बिल्कुल वो वहाँ मुझे मिल गए। बहुत
तो उससे फिर ये हुई कि मेरी शौक़ को तक़वियत मिली, वो बैठ नहीं गया और फिर मैं लिखने की तरफ भी आ गई इसी तरह से। तो ये बात है। यानी टिकटॉक ने या इंस्टाग्राम ने आपके शौक़ को मज़ीद बूस्ट दिया, डेवलप किया और इसको बेहतर बिल्कुल। आपको कहते हैं ना कि इफ़ यू आर सिटिंग विद 4 इंटेलेक्चुअल्स, you are the fifth one, and if you are sitting with 4 fools, you are the fifth one. So find the right people for you. तो आपको राइट पीपल तो मिल जाते हैं हर सोसाइटी में। जी जी, ऑलमोस्ट। आपकी गुफ्तगू और आपकी जो शायरी का बोलने का अंदाज़ है बहुत मासूमाना है और बड़ा डिफरेंट है। हम भी अदबी लोगों में बैठना पसंद करते हैं, जी। तो आपका गुफ्तगू का अंदाज़ ना बहुत डिफरेंट है, बहुत मासूमाना है। इसकी ये बनावटी है या ये नेचुरल है? अच्छा, अब ये तो आप खुद जज करेंगे। जो झूठ होता है ना उसके पैर नहीं होते, वो कितनी देर मतलब अपनी जगह बना लेता है, नहीं बनाता। तो अल्लाह ताला ने अगर मेरा सफ़र आप लोगों के सामने और इसको तवील किया, तो अगर मैं अदरवाइज़ हुई तो भी सामने आ जाऊंगी, अगर मैं ऐसी हुई नहीं, तो मैंने तो यही जज किया अभी तक कि मासूमाना है, क्योंकि मैंने काफ़ी आपकी जो गुफ्तगू है उसमें सुनी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे मैंने ये मुझे लगा कि आपकी गुफ्तगू में जितने भी लोगों को सुना है ना अभी तक, बड़ी डिफरेंट मुझे ना आवाज़ लगी आपकी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। सबसे बड़ी दलील वक्त है, कोई शक नहीं। तो वो बताता है। अगेन आपकी चूँकि शायरी से लगाव है और उसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि शायर को शायरी लिखते वक्त क्या ये मखसूस कफ़ियत का नाम है कि उस कफ़ियत में जाके इंसान जो है वो लिखने की पोजीशन पे चला जाता है? इसको ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि ये एक मखसूस कफ़ियत होती है इंसान की जब वो इस स्टेज पे पहुंचता है। अच्छा, ये ना नौजवानों के लिए मैं कह रहा हूँ जी कि वो जी भी ज़रा बिल्कुल मोटिवेट हों और इससे शगफ हासिल जी करें। बिल्कुल। कैफियत अलग चीज़ है और शायरी शेर कह देना अलग चीज़ है, ठीक है? शेर मुकम्मल तौर पे कह देना, क्योंकि शेर इज़ प्योर मैथमेटिक्स, उसमें जो औज़ान और वो सब बह रहे हैं और वो सब चीज़ है। तो कैफियत आप पे आ जाती है, ठीक है? कई बार आप बिल्कुल वज़न में भी आप पे शेर हो जाता है, कई बार उसको उसके पूरी इम्पैक्ट के साथ आपने सामने लाने के लिए आपको उस पे रिविजन्स भी करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो कैफियत आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप चलते चलते ड्रॉ कर लेंगे कैफियत, ठीक है? क्या पता आप उस पर एक मिसरा कह भी दें, एक शेर कह भी दें, ठीक है? फिर उसको, लेकिन उस शेर को बिल्कुल एक मुकम्मल शेर के तौर पे ख़ुद एक्सेप्ट करना, फिर लोगों के सामने सुनाना, उसके बीच कुछ वक्त होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं गाड़ी में जाते हुए गज़ल कहूँगी और मैं आगे जाके सुना दूँगी, नहीं, मैं उसको वक्त दूँगी। वैसे तो एक हमारे दोस्त हैं शायर, तो उन्होंने अब्बास ताबिश की एक बात मुझे बताई थी। कहते कि उन्होंने अब्बास ताबिश से कहा कि शेर लिखने का वक्त नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा अब्बास ताबिश ने कि आपने कभी मुर्गी पाली है घर में? तो उस पर गुफ्तगू चली और उन्होंने कहा कि मुर्गी ने जब अंडा देना होता है ना तो वो दे लेती है। हाँ। तो आपको मुर्गी होना चाहिए, आपके अंदर मुर्गी के एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए। हाँ, तो अंडे का टाइम आया तो अंडा तो वो दे ही देना है। तो अंडा हो जाता है, अब उसकी प्रॉपर फॉर्म वगैरह वो क्या है वो फिर बाद में डिफ़ाइन होना है कि उसने चूज़ा बनना है कि उसने अंडा ही रहना है। तो ये जो कफ़ियत है, बाज़ दफ़ा रोड पे जाते हुए कोई ऐसा इवेंट भी हो जाता है या कोई फैमिली में दुख या दर्द या किसी को देख के भी ये कफ़ियत बन जाती है, किसी के गम तकलीफ या खुशी को देख के? घर में कॉरिडोर में चलती हुई जा रही थी और सामने से आते हुए मैंने अपने घर के एक फ़र्द को देखा और तब मुझे एक शेर हुआ था कि रहते हैं अपने आप से भी दूर दूर सब। वाह, रहते हैं अपने आप से भी। जी, रहते हैं अपने आप से भी दूर दूर सब, तन्हा हमारे घर में है तन्हाइयाँ कई। वाह, बहुत ही आला, बहुत ही शुक्रिया। तो ऐसा होता है कि कई बार आपको आउटसाइड जो इंस्पिरेशन है वो इंस्टेंटली मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप पे कोई चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, वो आप पे गुज़रती है, तो आप आकर उसको शायद 3-4 दिन बाद आपके अंदर उसको लेकर कोई मिसरा बनता है या इस तरह से, तो मुख्तलिफ है वो लाशूर में चीज़ें वो फिक्स। अब आप कितना अपने आप को, आपके लिए वो चीज़ कितनी अहम है, राइट? अहमियत पे डिपेंड करता है, अहम चीज़ें याद रहती है। आप आजकल यूथ को वॉच कर रही होंगी को किस तरह और किन मामलात में बिज़ी है, तो अपनी यूथ को, नौजवान को क्या पैगाम देंगी कि वो अदब और
अदीब से, अदब से किस तरह लगाव रखें, उनके लिए कोई पैगाम? देखिए, अदब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अदब आपके सकाफ़त से निकलता है। अदब शायरी की सूरत में आपके सामने आए या ड्रामा, नावल, कोई भी जॉनरा हो लिटरेचर का, बड़ों के साथ बैठें तो उनसे कोई हमारी सकाफ़त से मुतल्लिक़, हमारी हिस्ट्री से मुतल्लिक़ कोई बात सुन लें, वो भी अदब का हिस्सा है, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज़ें उसकी रिफ़्लेक्शन है ना। आप कहीं कोई प्रोवर्ब सुन लें, ज़रबुल मसल, वो भी हमारे अदब का हिस्सा है। अदब का बेसिक काम है हमारे अंदर एक तरतीब बनाना, ठीक है? सोचों की तरतीब बनाना, ज़िंदगी की, रिश्तों की, ख़यालात। है ना? तो ये सब करना होता है अदब का काम। तो उससे दूरी से एक मसला जो हमारी नई जनरेशन में आ रहा है, जैसे जनरेशन ज़ी, जो भी जेन ज़ी कहते हैं, वो ये मसला आ रहा है कि वो लोग अब डिप्रेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, आप जब अपने हिस्ट्री को अपने सामने नहीं रखते ना, तो आपको लगता है कि ये सब तो बस मेरे साथ ही हो रहा है, ठीक है? और आप अपने ही अंदर फ़ैसले करना शुरू हो जाते हैं। अब किताब, शेर, ये ना आपको आपको सफ़र करवाती हैं, कई ज़मानों का सफ़र, पिछले ज़मानों का सफ़र, आने वाले ज़मानों की उम्मीद और उस पे एक सफ़र, ठीक है? तो वो उससे महरूम हो रहा है। अगर वो अदब से दूर हो रहा है ना, तो वो उससे महरूम हो रहा है। इस पे मैंने एक शेर कहा था कि नए मंज़र ही जमा रखते हैं बिनाई को, और नए मंज़र नए मंज़र वाह! ही जमा रखते हैं बिनाई बिनाई को, को, ज़िंदा रहना है तो दिल में कोई हसरत लाओ। वाह! तो बहुत हसरत खूबसूरत। आप कभी भी उस चीज़ के मुतल्लिक़ नहीं कर सकते, उस इंटेंसिटी से जो इतनी दूर है। हसरत वो है जो इतनी दूर ऊपर है ना, या जिसके लिए आपको कोई तगो-दो करनी तगड़ा। पड़े। तो आपको कैसे वो फ़ार फेच्ड आइडियाज़ वो कहाँ से मिलेंगे, जब आप पहली जो बहुत अचीवमेंट्स हैं किसी की, वो देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, या इंस्पिरेशन आप कोई फ्यूचर के बारे में किसी ने कोई बात लिखी हुई है, उससे इंस्पायर होंगे। तो अदब से दूरी, किसी भी तरह का अदब, मैं उसमें अच्छी मूवीज़ को भी लेके जी, आऊँगी, बिल्कुल। साइ-फाइज़ को भी ड्रामास लेकर को। आऊँगी, बिल्कुल। तो जो लोग इनसे दूर हो जाते हैं ना, उनके फिर तख्लीकी अमल रुक जाता है, ठीक है? और तख्लीकी अमल ही हमेशा आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, या फिर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो। इवन इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपकी हिंडर हो जाती है उससे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू रीड, वॉच गुड ड्रामाज। हमारे पीटीवी के जो पुराने ड्रामा है, हाफ प्लेट, धूप धूप किनारे, हम तो आज तक उसको दोबारा दोबारा देखते हैं, राइट? तो इसी वजह से देखते हैं क्योंकि वो जो उनमें जो बातें, जो सकाफ़त, जो दौर गुज़रा मुआशरे है, की कासी होती है। हाँ, उस दौर को हम लोगों ने अपने साथ लेके आगे चलना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसमें कुछ खूबियाँ थीं। तो इसलिए अदब से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या समझती हैं कि आजकल जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, हुँ। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, क्या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हैं कि जो नौजवानों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, लड़कों को इसकी फैसिलिटेट कर रही हों या इंगेज कर रही हों, ताकि उनके अंदर इस तरह का ये शौक़ डेवलप हो? देखिए, बिल्कुल हर स्कूल, कॉलेज, मैं तो जहाँ-जहाँ से गुज़र के आई हूँ, जिनके बारे में सुनती हूँ, वो ऐसा ही है। तालीमी इदारे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस तरफ। घरों में भी इस पे थोड़ा-सा काम होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अब बच्चा 9 घंटे अगर स्कूल में गुज़ार के आता है ना, तो उतना इम्पैक्ट उस पे क्रिएट नहीं होता, क्योंकि वो बिज़ी होता है कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखने में, किताब याद करने में, कोई ऐसी चीज़ जो एक्चुअली उसकी लाइफ में अप्लाई नहीं हो रही, उसने सिर्फ याद करके ज़िंदगी में लेके चलनी है, जो आगे उसकी हेल्प होनी है। तो जो अभी के लिए उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी जो ग्रूमिंग है, उसकी सोशल स्किल्स की ग्रूमिंग है, वो सब कुछ वो तो घर से भी होनी है ना। तो ये टू वे प्रोसेस है। मुझे अपने इदारों से कोई एतराज़ नहीं है, मुझे लगता है कि घरों में इस चीज़ घरों की में कमी है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों के साथ लोगों की, फैमिलीज़ की अटैचमेंट नहीं है, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे उनके अगर साथ या टाइम उसको स्पेंड हो भी रहा है तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा प्रोडक्टिव। है ना? मतलब अब कितने घर में कितने लोग हैं ऐसे जो बैठकर बच्चों को इस्लामी हिस्ट्री पे कोई बात बता रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। कितने लोग हैं जो उनको बैठकर कोई नॉवल उसका खुलासा बता दिया या कोई अच्छी बात बता दी या कोई ज़रबुल मिसल को डिसाइफर करके बता दिया, यानी उसकी तशरीह करके सारा को तफसीर समझा दी। आप पता है व्हाट आई बिलीव के घर में बच्चों के साथ पूरा दिन एक बंदा लगा रहे, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उसको लेकर कोई थीम माइंड में लेकर उसके पास बैठोगे ना कि आज मैंने उसको ये बात समझानी है और उसको लेके डिस्कशन करनी है, उसको लेके थोड़े से क्रिएटिव हो जाएं, उस बात को लेके थोड़े से क्रिएटिव हो जाएं। जैसे कि बानो कुदसिया का मैं एक इंटरव्यू सुना था और वो मुझे हमेशा याद आता है, मुझे बहुत पसंद आता है। डिप्रेशन पे बात करी, ठीक है, हमारी यंग जनरेशन में डिप्रेशन क्यों है। तो उन्होंने कहा कि क्या अब वालिदैन अपने बच्चों को ये बताते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शहादत कैसे हुई, वो कितने मुश्किल लम्हात थे। क्या उन्होंने अपने बच्चों को ये बताया कि फ़लाँ के बच्चे की डेथ हो गई थी, फ़लाँ का एक्सीडेंट हो गया था तो टांग टूट गई थी? नहीं बताया। तो उनकी ज़िंदगी में जब अचानक से चीज़ें आती हैं तो वो कहते हैं हमारे साथ भी हो गया। उनको ये प्रोसेस ही नहीं कर रहा होता उनका माइंड इस तरह कि भाई तुम्हारा तो सिर्फ शायद गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, एक बंदा है जिसकी दोनों टांगें नहीं रही, ठीक है, तो कौन सा कम है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो रहा बच्चे के जहन में क्योंकि हम उसको अवेयर ही नहीं कर रहे। तो इस वजह से बच्चे डिप्रेशन में की तरफ भी ज़्यादा जा रहे हैं। सही बहुत है, खूबसूरत और नाशुक्री की तरफ भी बात की है। यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि आप वालिदैन को, ये जो फैमिलीज़ हमें देखती हैं, आपको देखेंगी, तो उनको वालिदैन को आप फिर एक स्पेशल एक मैसेज दें कि वो बच्चों के साथ किस तरह अटैचमेंट अपनी रखें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के साथ टाइम वालिदैन ने गुजारना जो कि नहीं गुजार रहे आजकल। देखिए ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को किसी से भी बेहतर जानते हैं। अब यानी कि अगर आपके 5 बच्चे हैं तो आप हर एक को मेरे मुताबिक आप हर एक को दुनिया से बेहतरीन जानते हैं। मतलब हर एक को अलग अलग उसकी खूबियाँ, उसकी ख़ामियाँ आपको सब पता हैं। दुनिया के मुकाबले में आपको ज़्यादा बेहतर पता है। आपने ख़ुद आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपके बच्चे को कौन सी बात सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो बात को समझाना कैसे है, 2 थप्पड़ लगा के समझाना है या फिर आपने उसको समझाने का एक मुख्तलिफ़ तरीका सोचना है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने अपने बच्चे को ये समझाना है कि किसी से लड़ाई नहीं करनी है, स्कूल में कोई आप बदतमीज़ी करे तो उसको बदतमीज़ी से जवाब नहीं देना है, तो फिर आपने ये नहीं करना कि उसको पकड़ा और ऐसे झंझोड़ा और कह दिया, नहीं, आपने उसको ऐसे नहीं। आई थिंक व्हाट्स द बेस्ट वे टू सिट विद द पर्सन एंड डिस्कस विद द चाइल्ड कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए और कोई आके आपको धक्का मारे तो फिर आप आगे से क्या करोगे। तो बच्चा ऑब्वियसली बच्चा 2 चीज़ें कहेगा, या तो कहेगा मैं रोऊंगा और या वो कहेगा कि मैं उसको वापस मारूंगा। तो उस टाइम पर आपने बच्चे को कहना है कि आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि वो किस चीज़ का रिएक्शन था, उस बच्चे का वो धक्का मारना किस चीज़ का रिएक्शन था। अगर तो उसने आपकी किसी चीज़ के रिएक्शन में किया है तो यू शुड वेट, ट्राई टू कंसोल द पर्सन, ठीक है। आपको अपनी गलती पहले अंडरस्टैंड करनी चाहिए ना वहाँ पे, उसका रिजल्टेंट। और अगर नहीं, आपकी गलती नहीं है और उसने आपके साथ ज़्यादती की है तो लीव द सिचुएशन, रीच टू द एल्डरलीज। स्कूल में टीचर्स इसीलिए होते हैं, घर में मसला हुआ है तो पेरेंट्स इसीलिए होते हैं, उनके पास मसला लाएं। तो इस तरह आपने अपने बच्चे को ये कहने की बजाय कि तुमने उनको मारना नहीं है, तुम्हें हम मारेंगे, वो डरपोक बन जाएगा, वो ज़िंदगी में ना अपने लिए भी कभी स्टैंड नहीं लेगा। लेकिन अगर आप उसको इस तरह बात समझा देंगे, मतलब मेरी नाक़िस सी अक्ल है, मैंने उसके मुताबिक आपको जवाब दिया है कि अगर आप उसको इस तरह समझा देंगे तो ये फ़ायदा होगा कि उसको ज़िंदगी में पता होगा कि फ़र्स्ट मोड ऑफ़ रिएक्शन क्या होता है, मोड ऑफ़ रिएक्शन क्या होता है फ़र्स्ट। और उसमें उसने अपने आप को, अपनी डिग्निटी को रखते हुए अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसे बताना है। मिस, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की नाराज़गी में कोई शेर कहा हो और फिर बाद में सुलह हो गई हो? आप तो अपने गुस्से का इज़हार शेर से कर सकती हैं। एक ना बात है कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेरे शेर कभी भी मेरे पर्सनल नहीं होते, वो मतलब मेरी ज़ात से मुतल्लिक होते ही नहीं हैं। मैं प्रोजेक्शंस पे शेर कहती हूँ कि मतलब मैंने किसी की सिचुएशन से कैफियत ड्रॉ कर ली तो कर ली, और मैं किसी से नाराज़ होती नहीं हूँ। सच, मेरी दिल आज़ारी होती है, मेरा दिल दुख जाता है, मैं किसी से नाराज़ नहीं होती। बहुत खूबसूरत। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक
रहमत है हमारी सारी फैमिली पे। मेरी अम्मी कहती, मेरी नानी कहती होती थी, बड़ी कमाल की बात, किसी के बारे में बात कर रही हैं तो वो कोई मतलब उन्होंने उनके साथ, नानी के साथ बहुत ज़्यादती की हुई। तो मैं, हम पंजाबी हैं ना, तो मेरी नानी से मैंने कहा कि आप तो इनसे बड़ी नाराज़ थी, वो आई तो आपने उनको ऐसे गले लगाया और आप उससे कपड़ों का पूछ रही हैं कहाँ से लिए हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरी नानी कहती कि पता नहीं अल्लाह ताला ने किंज दा दिल दिता है, सामने आ जाए तो दिल भुल जाता है, ते बहुत शक्ल है। वेख के ही भुल जाता है। तो ये शक्ल वेख के ही भुल जाने वाला दिल है, और गुस्सा ख़त्म हो जाता है जब इंसान को देखते हैं। और उससे पहले वाली स्टेज दिल आज़ारी की होती है। तो मैं नाराज़ नहीं होती किसी से। कोई नाराज़गी में कुछ शेर लिखा हुआ, कोई याद हो? आ, बिल्कुल आपकी बात पे शेर है कि ज़िहन जिस वक्त तेरी कैद से आज़ाद हुआ, वाह। ज़िहन जिस वक्त तेरी कैद कैद से आज़ाद हुआ, दिल जो बर्बाद था फिर और भी बर्बाद हुआ। बहुत अला मिस, ये तो सिचुएशन में पूरा फिट आ जी। गया। मिस, शायरी ने आपकी शख्सियत या आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली की जो आप समझती हैं कि अगर मैं शायर ना होती तो इस पोजीशन पे ना होती? मुझे सही लोगों से मिला दिया है। बहुत। मुझे मतलब मेरा पहले भी इस तरह की मेरी शख्सियत थी कि मैं अ, आपसे बाय द वे बात नहीं कर सकती। आम लोगों की तरह ना, एक आप ऐसे कह लें कि मेरी इनएबिलिटी है कि अगर आप मेरे साथ बैठ के कहें कि हम बाय द वे बात कर लें तो मैं नहीं कर सकती। आई ऑलवेज नीडेड अ टॉपिक टू कन्वर्स, राइट। तो उसमें ये वाली चीज़ होती है कि अगर हमें किसी के साथ लाइक प्रोफेशनल किसी मीटिंग में हूँ तो वील हैव अ टॉपिक, आई टॉक। अगर हम लोग अब पोइट्री के किसी बंदे से मिले तो आई कैन टॉक। अगर किसी लड़की को जिसको कि जिसकी जमालियाती है सच्ची है, ड्रेसिंग हो, फूड हो, उसमें सब आ जाता है, आपकी एस्थेटिक्स कहाँ लाई करती हैं, मैं बात कर लूँगी। लेकिन अगर आप कहीं, मैं किसी सोशल एनवायरनमेंट में हूँ और वहाँ पे मैं बिल्कुल खामोश होती हूँ, मुझसे किसी से बात नहीं होती है, अच्छा, मतलब बिल्कुल बात नहीं साइलेंट कर हो सकती, जाती। बिल्कुल खामोश। मेरे घर वाले, मुझे किसी महफिल वगैरह में अगर मैं हूँ ना तो मैं इंटरेक्ट नहीं करती। तो मुझे इंटरेक्शन के लिए लोग मिल गए हैं। शायरी और से। जी, और उससे ये हुआ है कि जब मैं कहना शुरू हुई और का जवाब मिलना शुरू हुआ, फिर मैंने और कहा और जवाब मिला, तो मेरे अंदर के जो ख़यालात हैं ना, उनकी वुसअत होती गई। मतलब उसका जो इसे कहते हैं ना, मेरा विज़न ब्रॉड होता गया इन चीज़ों सोच को का लेकर। दायरा जो है वो वसी जी, बिल्कुल ऐसे होता ही है। गया। आजकल के दौर में करंट जो हमारा ये अभी टाइम चल रहा है, इसमें आजकल के दौर में कौन सा शायर आपको पसंद है और दौरे हाज़िर का। दौरे हाजिर का? बहुत ट्रिकी सवाल कर लिया मैंने, लोगों से मिलना होता है। कोई और बात नहीं, देखिए शायरी तो सबकी पसंद है, लेकिन जो जिसकी शायरी या फिर मैं गुफ्तगू ने आपको अब्बास मुतासर ताबिश का किया। नाम ले लूँगी और हाँ, फिर आप मुझे कहेंगे आपने, जब मैं अब्बास ताबिश देखिए का। जिसकी शायरी या गुफ्तगू ने आपको थोड़ा सा झंझोड़ा हो या आपको थोड़ा सा मुतासर किया हो, बेसिकली ये बात है। वैसे तो सबकी शायरी अच्छी है। देखें, अब्बास ताबिश को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त बख्शी है और किसी वजह से बख्शी है, ठीक है। उनका एक शेर है जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा शेर है। अ, मैं आपको सुनाती हूँ। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत। जी, तो बस हम हैं सूखे हुए तालाब में बैठे हुए, तालाब में हंस, बैठे तालाब हंस पे, पे। सूखा हुआ है तालाब और हम हंस हैं। हमें पता है कि हमारी हर जगह वैल्यू है, लेकिन हम वहीं बैठे हुए मर जाते हैं उस तालाब की मोहब्बत में। तो कुछ मेरी शख्सियत के साथ भी मिलता है ये, और दूसरा फिर मुझे वैसे इसकी पूरी जो क्राफ्ट है वो बहुत पसंद है। शायर के लिए शायर शेर कहना उसके ख़याल, अल्फाज या कफ़ियत पे इन्हिसार कर रहा होता है एक शायर, या इन तीनों का मजमुआ होता है? तीनों का मजमुआ होता है शेर। कैफियत
की सबसे ज़्यादा अहमियत है इसमें, ठीक है। फिर उस कैफ़ियत को आप कैसे ढाल लेते हैं, आपके पास सही अल्फाज हैं कि नहीं, आपकी उस पे स्टडी कितनी है उस टॉपिक पर, ठीक है। और उसके बाद तीसरी बात ये है, मैंने एक शेर कहा था कि बाद में आना तुम इस दश्त में वहशत के लिए, वाह, बाद में आना, बाद में आना तुम तुम इस इस दर्द दश्त में में वहशत के लिए, कैद से पहले ज़रा जाके इजाज़त लाओ। इजाज़त लाओ। तो ज़रूरी है अपने बड़ों के साथ बैठना, कैफ़ियत, ख़याल, उसको वज़न में ले आए, सब ज़रूरी है। उस सोहबत में बैठना बहुत ज़रूरी है जो लोग उन सारे मराहिल से गुज़र कर एक अच्छा शेर कह रहे हैं। तो ये सब अनासर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आप एक अच्छा शेर तख्लीक करने के काबिल हो जाते हैं। मिस, आज के नौजवानों के लिए पैगाम जो आपको यूथ देख रही है कि जो एक अच्छा शायर बनना चाहता हो, अदीब बनना चाहता हो, जो अपनी सोच को अल्फाज में बयान करना चाहता हो, उसके लिए कोई पैगाम? एक शेर सुनाती हूँ कि मत मेरे सामने मतरूक रिवायत लाओ, मत मेरे सामने मतरूक रिवायत लाओ, कुछ नई बात करो, शेर में जिद्दत लाओ। बहुत अल्लाह। तो आप शायर सिर्फ़ शेर कहने से बेशक आप शायर हो जाते हैं, लेकिन आपका मकसद क्या है शायर बनने का? बेशक अगर आप शायर बन रहे हैं तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इंग्लिश में एक बात कही जाती है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड आर्ट, राइट? सो हाउ डू यू प्रोसेस योर थॉट, वट टू वट एंड इट विल कंट्रीब्यूट, राइट? तो आप जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं उस पे आपकी बात क्या वैल्यू ऐड करेगी, ये बहुत अहम है। उस लिहाज से आपका मुताला होना बहुत ज़रूरी है। आप फ़लसफ़ियाना तौर पे सोच रहे हैं या नफ्सियाती किसी इशू पे बात कर रहे हैं, आपकी उस पे ग्रिप होनी चाहिए। और आपको हमेशा इस सोच के साथ अपनी बात कहनी चाहिए कि इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इम्पैक्ट। तो आप ज़रूर लिखें, पढ़ें, जो लिख रहे हैं अपने उस्ताज़ा सीनियर्स उनको सुनें और फिर अपनी डायरेक्शन चूज़ करें और उसको ऐसे प्रोसेस करके सामने लाएं कि किसी के लिए वो एक आर्ट की ही सूरत में सामने आए और वो भी उससे इंस्पायर होके कोई अच्छा एक्शन ले या अच्छी क्रिएशन की तरफ जाए। सबसे पहली जो शायरी आपने लिखी, मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू नाज़रीन को सुनाएं ताकि वो भी इससे मुतासर हों, वो भी अपने सफ़र का आगाज़ करें। जब मैंने शायरी उर्दू शायरी की तरफ आई मैं तो तब जॉन की, तो ऑब्वियसली जॉन इलिया की बहुत हाइप थी, आज से 2 साल पहले तो कुछ ज़्यादा थी। तो तब जॉन को भी एक्सटेंसिवली पढ़ा था, तो बस उस पे बात भी होती थी और उस पे एक शेर पहला जो मैंने कहा था कि वो जॉन की गज़लें भी सुनाता था मुझे पर, वो जॉन की गज़लें भी सुनाता था मुझे पर, मैं उसकी उदासी को समझती ही नहीं थी। बहुत अल्लाह मिस, ज़बरदस्त। ये मेरा पहला शेर इसी के था। साथ मिस, मुझे आज अभी लेटेस्ट जो आपकी क्रिएशन है, मैं चाहूँगा कि ये तो आपने पहला शेर सुना दिया और हमारे नाजरीन को जो आपका लास्ट आपने जो अपनी किताब की शक्ल दी है ना, अपने ख़यालात को अल्फाज में तब्दील किया है, वो भी मैं चाहूँगा कि सुनाएगा। चाँद को इल्म है वो मद्दो जज़र का है सबब, चाँद को इल्म है वो मद्दो जज़र का है सबब, उसको भी हाल मेरे दिल का पता तो होगा। बहुत अल्लाह मिस, दोबारा सुनाए। चाँद को इल्म है वो मद्दो जज़र का है सबब, चाँद को इल्म है वो मद्दो जज़र का है सबब, उसको भी हाल मेरे दिल का पता तो होगा। बहुत ज़बरदस्त मिस, आपने जो दिल की बात की है ना तो फिर अभी अपने भी हमें दिल के बारे में बताएं कि आपका दिल आजकल किन ख्यालात में गुम है? ज़ाहरी तौर पर भी आपका दिल किसी पे आया कि नहीं, ये भी एक ज़रा पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि शायर जो है वो मोहब्बत को किस नज़र से देखता है? एक शेर है, मेरा नुमाइंदा शेर ही समझा जाता है वो, तेरी तस्वीर कमरे में लगाने का अगर सोचूं, वाह बहुत अल्लाह, तेरी तस्वीर कमरे में लगाने का अगर सोचूं तो लड़ पड़ती हैं आपस में मेरे कमरे की दीवारें। वाह
कि मैं कहाँ कहाँ लगाऊँ उसको। बहुत खूबसूरत। नहीं कि किस तरह का शख्स होना चाहिए, वो डिफ़ाइन होना ज़रा मुश्किल है, तो अभी वो डिफ़ाइन नहीं हुआ। डिफाइन नहीं हुआ। जी। चलें, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट, और मैं उम्मीद करूँगा और ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मिस अनम ज़ामी साहिबा से कि वो हमें दोबारा एक नशिस्त दें, ताकि हम इतनी खूबसूरत बातें और इनकी दिल की बातें, शायरी की बातें और आवाम के ख़यालात जो अपनी ये ज़बान से लिखती हैं, लोगों के जज्बात को औराक में तब्दील करती हैं, हम दोबारा इनके साथ एक अच्छी नशिस्त करें। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये पॉडकास्ट आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी और मोटिवेट भी करेगी अपने नौजवानों को, ताकि वो सोसाइटी में पॉजिटिव किरदार के लिए अपनी सोहबत जो है वो अच्छी करें, शोरा में, अदीब में, फ़ुक़रा में, इनमें बैठें ताकि ज़हन साजी हो सके। तो हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा मैसेज पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।